हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी टॉपिक पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं WWW के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे WWW के बारे में, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरनेट है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर और उपकरणों को आपस में जोड़ता है। यानी कि आप जो अभी या ये क्लास आप जिस मोबाइल से या जो लैपटॉप में यदि आप देख रहे हो तो ये नेटवर्क के कारण ही आप देख पा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से सूचना, डेटा, चित्र, वीडियो और जो संदेश होते हैं वो आदान प्रदान किए जाते हैं, यानी कि इनका एक्सचेंज किया जाता है। किस किस का? कि इंफॉर्मेशन होगी, डेटा हो गया, इमेजेस होगी, वीडियो हो गए और जितने भी जो मैसेजेस होते हैं इन सभी का एक्सचेंज किया जाता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है क्योंकि ये अनेक नेटवर्कों का समूह होता है। यानी कि जो इंटरनेट होता है ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेट को जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि इंटरनेट को क्या कहा जाता है। यानी इंटरनेट को कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये इसको कहा जाता है क्योंकि जो इंटरनेट होता है वो नेटवर्क का एक समूह होता है, बहुत बड़ा समूह होता है। आज इंटरनेट शिक्षा, कृषि, शिक्षा होती है वो कृषि, व्यापार, बैंकिंग, चिकित्सा और संचार का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, यानी कि इंटरनेट की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले आती है वैश्विक नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया को जोड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष में इंटरनेट काम कर रहा हो या किसी क्षेत्र विशेष में इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा हो, ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया में काम करता है और पूरी दुनिया को जोड़ता है। 24/7 उपलब्ध, यानी कि आपने यदि कभी लाइब्रेरी ज्वाइन की है तो आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कि 24/7 यहाँ पे उपलब्ध होता है। लाइब्रेरी की जो सुविधा होती है वो उपलब्ध होती है, यानी कि 24 घंटे पूरे दिन या रात जो होती है वो इंटरनेट चलता है। इंटरनेट दिन रात किसी भी समय में उपयोग किया जा सकता है। तेज संचार, यानी कि कुछ सेकंड में जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है, जैसे कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या कॉल से हो या मैसेज करते हो। तो ये क्या है कि आप इसमें दूरी मेंटेन नहीं करती है। कितने भी दूर हो, भले ही वो नेटवर्क अच्छा है तो वो कुछ सेकंडों में भी वो मैसेज पहुंच सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। विशाल सूचना भंडार, यानी कि इंटरनेट में लगभग हर विषय की जानकारी उपलब्ध होती है। यानी कि जो इंटरनेट होता है उसमें आप जैसे कि भले यूट्यूब ले लो, भले ही जो गूगल होता है उस पर सर्च करो, कुछ भी सूचना यदि आपको चाहिए, हर विषय की जो जानकारी होती है वो वहां पे आपको आसानी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की अवधारणाओं की बात करते हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होती है कि ये एक नियमों का एक ऐसा समूह होता है जो इंटरनेट का पर जो डेटा होता है के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। यानी कि जो इंटरनेट पर जो भी डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जिसका आदान प्रदान होता है, इसको नियंत्रित कौन करता है? प्रोटोकॉल इसको नियंत्रित करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट में, यानी कि जो इंटरनेट की अवधारणा होती है उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रोटोकॉल। यदि दो कंप्यूटर आपस में संवाद करना चाहते हैं, यानी कि आपस में कम्युनिकेट होना चाहते हैं, तो उन्हें समान प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यानी कि जब दो कंप्यूटर आपस में कोई संवाद करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो दोनों का बिल्कुल समान होना चाहिए। इसके कुछ प्रमुख प्रोटोकॉलों की यदि हम बात करें, यानी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉलों की यदि हम बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है इनके आपको एक तो पूरे नाम याद होने चाहिए और इसका प्रत्येक जो प्रोटोकॉल है उसका क्या काम होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है टीएसपी, या जिसे हम कहते हैं आईपी। तो टीसीपी आता है, सॉरी टीसीपी, या जिसे हम आईपी भी कहते देख सकते हैं। तो ये इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल होता है, कौन सा? टीसीपी और आईपी। और जो टीसीपी होता है ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करता है, यानी कि जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करने का काम तो करता है टीसीपी। और उसको एक स्थान से सही स्थान पर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां जो मनुष्य या जो व्यक्ति पहुंचाना चाहता है
वहां पर पहुंचाने का काम काम कौन करता है? आईपी वो काम करता है। यानी कि दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो होता है टीसीपी, एक होता है आईपी। जो टीसीपी होता है वो डेटा को छोटे छोटे पैकेट में बांटता है, और जो आईपी होता है वो उस पैकेट जो होते हैं, डेटा के छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं उनको सही पते तक पहुंचाता है। फिर आता है एचटीटीपी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नाम से पता चल रहा है, टेक्स्ट यानी कि जो मैसेज होते हैं जिसे हम कहते हैं वेब पेजों का एक्सचेंज करने के लिए उपयोगी होता है। यानी कि जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं उनको भेजने में कौन काम आता है? एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल होता है वो काम में आता है। फिर आता है एचटीटीपीएस जो होता है, इसमें एक एस नाम आपने यहाँ पे जोड़ा है जो कि सिक्योर होता है। यानी कि सिक्योर का मतलब सुरक्षित रखा जाता है। जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं, जो भी आप डेटा भेज रहे हैं, उसको सुरक्षित करने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है? तो वो प्रोटोकॉल का नाम होता है एचटीटीपीएस, इसका नाम होता है। ये जो डेटा होता है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। फिर आता है एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें नाम से पता चल रहा है कि जो फाइल वगैरह जो होते हैं, फाइलों का जो आदान प्रदान करने का जो काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल करता है? वो करता है एफटीपी प्रोटोकॉल। फिर आता है एसएमटीपी, जिसका नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि जो ईमेल वगैरह जो होती है, ये ट्रांसफर करने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है? तो उस प्रोटोकॉल का नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट जो प्रोटोकॉल आता है वो आता है पीओपी 3, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसमें क्या होता है कि जो ईमेल पहले से जो भेजी गई है उसको प्राप्त किया जाता है, तो ये होता है पीओपी 3, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। तो ये कुछ प्रमुख थे, यानी कि जो प्रोटोकॉलों के कुछ प्रमुख भाग थे, या कह सकते हैं कि प्रमुख प्रोटोकॉल थे। इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है क्या, कि जो प्रोटोकॉलों के बाद में एक दूसरा आता है आईपी एड्रेस। यानी कि आईपी एड्रेस क्या होता है कि कोई भी डिवाइस हो, भले वो फोन हो, भले वो लैपटॉप हो, भले वो कंप्यूटर हो, उस डिवाइस की कुछ अलग ही पहचान लेने के लिए उसको कुछ नंबरिंग दी जाती है, या उसकी कुछ विशिष्ट पहचान दी जाती है, यानी कि यूनिक उसको आइडेंटिफिकेशन दी जाती है। तो वो होता है क्या? आईपी एड्रेस। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस का जो डिवाइस होता है, जैसे मोबाइल जो होते हैं, उन सभी मोबाइलों का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि इस प्रकार का कुछ आईपी एड्रेस यहाँ पे मिलता है। फिर आपके नेक्स्ट जो आता है वो आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है कि डोमेन नेम किसी वेबसाइट का मानव पठनीय नाम होता है, यानी कि जो ह्यूमन, यानी कि जो मानव पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नाम होता है। क्योंकि जो आईपी एड्रेस होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पढ़ने में और याद रखने में थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसको आसान बनाने के लिए इसको डोमेन नेम दिया जाता है। यानी कि इसमें जो डोमेन नेम होता है उसका उपयोग किया जाता है, ताकि उसको आसानी से पहचान सकें, उसको आसानी से याद रख सकें, क्योंकि जो आईपी एड्रेस होता है उसको याद रखना थोड़ा कठिन होता है। तो डोमेन नेम के भी कुछ भाग होते हैं, उनकी भी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है www, यानी कि जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को दर्शाता है। इसका टॉपिक हम जो नेक्स्ट आगे हम इसके टॉपिक है संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। फिर आता है गूगल, ये एक संस्था या वेबसाइट का नाम होता है। गूगल डॉट कॉम जो होता है वो व्यवसायिक वेबसाइटों के लिए होता है, यानी कि कोई भी आप यदि वेबसाइट जो बिजनेस या जो कॉमर्शियल जो वेबसाइट होती है, यदि आप उसको ओपन करते हैं तो वहां पे आपको डॉट कॉम या जो देखने को मिलेगा। फिर आती है, यदि आप किसी संगठन से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको .org देखने को मिलेगा। और यदि आप कुछ एजुकेशन वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो आपको .edu आपको देखने को मिलेगा। और सरकारी संस्थानों को या ओपन कर रहे हैं वेबसाइट तो वहां पे .gov आपको देखने को मिलेगा। या भारत की कोई जो वेबसाइट है उसका यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो .in आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरनेट, यानी कि जो इंटरनेट होता है उसके भी कुछ प्रकार होते हैं, उनकी हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है डीएलएफ इंटरनेट, यानी कि जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त किया जाता है। कि इसमें क्या होता है, जो टेलीफोन लाइन होती है उसके माध्यम से इंटरनेट प्राप्त होता है। इसकी जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है, यानी कि ये स्लो होता है। फिर आता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट, यानी कि इसकी गति तो अच्छी होती है और इसका जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो भी काफी अच्छा होता है। फिर आता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि जो इसमें क्या होता है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से तेज इंटरनेट उपलब्ध होता है, यानी कि ये भी एक अच्छा खासा इंटरनेट उपलब्ध कराता है। केबल इंटरनेट जो कि टीवी में काम में ली जाती है, यानी कि टीवी नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराता है। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल द्वारा बहुत तेज गति से इंटरनेट उपलब्ध कराता है।
वायरलेस इंटरनेट भी होते हैं जो वाईफाई वगैरह में यूज किए जाते हैं, जिनमें बिना तार के इंटरनेट सुविधा दी जाती है। मोबाइल इंटरनेट यानी कि आप कोई भी सा भी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि 5G 4G जो चल रही है उसके माध्यम से आपको नेटवर्क मिलता है। सैटेलाइट इंटरनेट यानी कि उपग्रह के माध्यम से भी आपको इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सर्विसेज ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट की सेवाओं की यदि हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है ईमेल। ईमेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने और प्राप्त करने की सेवा इसमें उपलब्ध होती है। www जो होता है इसमें वेब पेजों या वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान करता है, यानी कि जो वेबसाइट होती है वो सभी इसी में होती है। ये सब वेबसाइट का काम करता है। फाइल ट्रांसफर का काम होता है कि जो फाइलें होती है उसका आदान प्रदान करना इसका काम होता है। इसके बाद होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि ऑनलाइन वीडियो मीटिंग में काम आते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि वीडियो कॉल में एक साथ कई जो लोग होते हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि यदि कोई ऑनलाइन मीटिंग होती है उसमें ये काम आता है। ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिक्री कर सकते हैं। ई बैंकिंग में क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा आपको इसमें मिलती है। इसके बाद आता है कोलेड कंपोनेंट कंपोर्टिंग यानी कि जो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग में भी ये काम आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंटरनेट होता है उसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है, यानी कि कृषि में ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या महत्व होता है उसकी हम बात करते हैं। तो आज की जो आधुनिक कृषि क्षेत्र है इसमें क्या है कि इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विद्यार्थी या कृषि अधिकारी जो होते हैं वो सभी इंटरनेट का उपयोग करके नवीनतम जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि जो किसान होता है वो भी आजकल मोबाइल का या इंटरनेट का यूज करता है। जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी इंटरनेट का यूज करते हैं। कृषि विद्यार्थी जो आप हैं, जो अभी आप इंटरनेट का यूज करके ये क्लास देख रहे हैं, और जो कृषि अधिकारी होते हैं वो भी इंटरनेट का यूज करके अच्छी अच्छी जो नवीनतम जो जानकारी होती है वो प्राप्त करते हैं। जैसे कि मौसम से संबंधित जो जानकारी होती है वो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। किसी भी इंटरनेट के माध्यम से दैनिक, साप्ताहिक या मासिक मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्षा, तापमान, आर्द्रता और हवा की गति की जानकारी उपलब्ध होती है, यानी कि आप मोबाइल में या किसी भी जो डिवाइस होता है उसमें इंटरनेट का प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि जो एक हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा, एक महीने का जो मौसम है वो कैसा रहेगा, एक दिन का मौसम कैसा रहेगा, ये आप सभी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डिवाइस में ये सब आप देख सकते हैं। और मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान सिंचाई, बुआई और कटाई की योजना बना सकता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेट होता है उसमें पहले ही पता चल जाता है कि मौसम कैसा रहने वाला है। इसके हिसाब से किसान क्या करता है कि बुआई का समय निश्चित करता है, जो फसल होती है उसको निश्चित करता है, सिंचाई कब करनी है इसका भी निश्चित वो योजना बना लेता है। फिर आता है एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि जितने भी जो कृषि बाजार होते हैं उनमें किसी भी क्रॉप से रिलेटेड कौन सा क्या भाव चल रहा है, यानी कि उसका भाव आप किसी भी क्रॉप की मंडी में यदि आप भाव, पहले क्या होता था कि वहां पे जाके पूछना पड़ता था, लेकिन अब आप किसी भी डिवाइस में इंटरनेट का प्रयोग करके आप पता लगा सकते हैं कि किसी भी फसल का मंडी में क्या भाव चल रहा है। किसान अपने उपज को उचित मूल्य में बेच सकता है। ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो होता है वो किसानों को ऑनलाइन व्यापार की सुविधा देता है। फिर आता है कृषि कृषि विशेषज्ञों की सलाह, यानी कि किसान ऑनलाइन कृषि विशेषज्ञों से सलाह प्राप्त कर सकता है कि कौन सी फसल उगानी चाहिए, कितना उर्वरक उसमें यूज करना चाहिए, रोग और कीटों से संबंधित भी वो सुझाव प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन कृषि शिक्षा, जो आप अभी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर जो आप देख रहे हैं वो भी इंटरनेट का काम में आता है, इंटरनेट का ही भाग है, और वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए काम में आ रहा है तो एग्रीकल्चर में ही काम आ रहा है। फिर आता है एग्रीकल्चर रिसर्च रिसर्च यानी कि कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक शोध पत्र, रिपोर्ट और कृषि अनुसंधान की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध देते हैं या उपलब्ध होती है। फिर आता है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक आपका अलग टॉपिक हो जाता है, इसलिए हम इसका अलग पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो होता क्या है। ये एक वेब पेजों या वेबसाइटों का एक विशाल संग्रह होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको 3 W, छोटे छोटे W आपको देखने को मिलते हैं। तो इन 3 W का जो विकास हुआ था वो 1989 में इसने किया था, टीम ब्रेनर्स ले ने द्वारा किया गया था। क्या, इसका जो WW जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसका विकास किया गया था।
1989 में। तो ये आपको याद रखना है कि कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। जो वर्ल्ड वाइड जो वेब होता है वो इंटरनेट का सबसे लोकप्रिय सेवा मानी जाती है। और इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो जो सबसे सरल आपको परिभाषा यही याद रखनी है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो इंटरनेट पर उपलब्ध जो वेब पेजों और जो वेबसाइटों का जो विशाल जो संग्रह होता है उसे ही हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, हम इसको कहते हैं। तो ये सरल परिभाषा जो है ये आपको याद रखनी है। इसके कुछ मुख्य कंपोनेंट्स की यदि हम बात करते हैं, यानी मुख्य घटकों की यदि हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध एक दस्तावेज होता है जिसमें जो वर्ल्ड वाइड जो वेब होती है उसमें जो इन दस्तावेजों का एक समूह होता है। फिर आता है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है कि आपस में जुड़े वेब पेजों का एक समूह को क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। यानी कि जो यदि एक वेब पेज है यानी दस्तावेज है तो उसे तो हम कहेंगे वेब पेज। और काफी यदि जब बहुत सारे वेब पेज आपस में जुड़ जाते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट, उसको हम कहते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है कि वेब वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज हो गया, ओपेरा हो गया, ये सभी क्या है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी वेब ब्राउजर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि वेब सर्वर, यानी कि वेब पेजों को संग्रहित और उपलब्ध कराने वाला जो कंप्यूटर होता है वो वेब सर्वर कहलाता है। यानी कि जो वेब पेजों को जहाँ पे संग्रहित किया जाता है और उपलब्ध कराने वाला, यानी कि संग्रहित करके जब भी आपको उसकी आवश्यकता होती है तब आपको उपलब्ध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं। नेक्स्ट आपके कंपोनेंट आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने वाला जो लिंक होता है उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। यानी कि नाम से पता चल रहा है कि लिंक यानी जोड़ने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। किसको जोड़ता है, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आता है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, जैसे कि आपको किसी कोई भी, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा होता है या टेलीग्राम जो होता है, इसकी आपको अपने जो चैनल होता है उसकी लिंक यदि आपको शेयर करनी है तो आप उसकी जो लिंक होते हैं उसको आप कॉपी करते हैं, तो वो लिंक जो होती है उसी को हम कहते हैं यूआरएल। और इस तरह से आपको वो लिंक देखने को मिलेगी। यहाँ पे google.com है, लेकिन आपको यदि व्हाट्सएप करेंगे तो whatsapp.com दिखेगा। वो जिसकी लिंक होगी उस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो किसी वेब पेज को इंटरनेट पता क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। यानी इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। पूरा नाम आपको विशेषता याद होना चाहिए। और इसके बाद आता है आईएसपी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि आपके जो इंटरनेट होता है वो सेवाएं कौन प्रोवाइड कराता है, जिसमें कुछ जो सिम वगैरह जो होती है, जैसे जियो हो गई, एयरटेल हो गई, बीएसएनएल हो गई, ये सभी क्या है कि इंटरनेट सेवा प्रदान कराने वाली जो संस्था होती है उसे हम कहते हैं आईएसपी, जिनमें आती है जियो, एयरटेल वगैरह जो होती है वो सभी इसी में आती है। नेक्स्ट आपके आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है कि इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी है सर्च इंजन के। यानी कि इसमें हम जाकर कोई भी जानकारी खोज सकते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है और इसमें हम जानकारी खोजने का काम करते हैं। तो ये आज का जो हमारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।